हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि एक सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स, जिसमें सबसे पहला ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक तरह का ऑर्गेनेल होता है जो सेल में होने वाली सभी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कोई इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहता है तो कोई इसे कमांड सेंटर ऑफ द सेल कहता है। लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी और कीमती वस्तु न्यूक्लियस में मिलती है, जिसे हम डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यह बायोमोलिक्यूल लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसे जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में जानकारी लेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था। इस वजह से इन्हें न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपको ये मज़ेदार बात पता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, आगे बोल रहे हैं, वैसे ही सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स के भी कंपोनेंट्स होते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं कि न्यूक्लियस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियस का सबसे पहला कंपोनेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल को एक मेम्ब्रेन ने चारों तरफ से कवर किया होता है, वैसे ही न्यूक्लियस को भी एक मेम्ब्रेन ने चारों ओर से कवर किया होता है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूक्लियस एक तरह की न्यूक्लियर फैक्ट्री होती है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल बनता है। मटेरियल बनाने के लिए रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर आएगा और उससे तैयार मटेरियल बाहर जाएगा। सामान का आदान प्रदान करने के लिए न्यूक्लियर फैक्ट्री की दीवार, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें रास्ते होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन रास्तों पर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं जिन्हें एनुली कहते हैं। इनका क्या काम होता है? ये सिक्योरिटी गार्ड्स काफ़ी खड़ूस किस्म के होते हैं। ये उसी मटेरियल की एंट्री या एग्जिट को अलाउ करते हैं जिनके पास फैक्ट्री में आने या जाने का परमिट होता है। न्यूक्लियस का नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर प्रेजेंट मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म कहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट मैट्रिक्स को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यह कुछ नहीं, बस नामकरण करने का एक तरीका है। तो चलिए दोस्तों, इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचर साइंस पढ़ाता है, तो अगर उसका हमें नामकरण करना है तो हम उसका क्या नाम रख सकते हैं? क्या हम उसे मैथ्स का टीचर कहकर बुला सकते हैं? शायद ऐसा करने से मैथ्स के टीचर को अच्छा नहीं लगेगा, तो उसे किस नाम से बुलाना ठीक रहेगा जो उसके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता हो? साइंस टीचर कहना ज़्यादा बेहतर होगा, जो उस टीचर को भी अच्छा लगेगा और उसके बारे में सही जानकारी भी देगा। तो इसी तर्ज पर हम नई नई खोजी जाने वाली चीज़ों का नामकरण करते हैं जो उनके बारे में सही और स्पष्ट जानकारी दे, ताकि सभी उसके बारे में अच्छे से जान सकें। तो अब आते हैं हम अपने न्यूक्लियोप्लाज्म के ऊपर। देखिए, सबसे पहले सेल को देखा गया था, क्योंकि उस समय के माइक्रोस्कोप कम पावर के होते थे। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रोग्रेस की, वैसे वैसे मनुष्य ने ज़्यादा पावर के माइक्रोस्कोप बनाए, जिनकी मदद से सेल के अंदर प्रेजेंट चीज़ों को भी देखना पॉसिबल हो सका। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। जब सेल के अंदर देखा कि यहाँ पर कुछ फ्लूइड की तरह दिखने वाला पदार्थ है, तो देखने वाले ने क्या सोचा होगा? क्या रखूं तेरा नाम, जिसे दुनिया करे सलाम। तो देखने वाले ने इसका नाम रखने की सोचा होगा, ताकि वह अपनी खोज के बारे में दूसरों को भी बता सके। उसके लिए उसे उस पदार्थ का सही नाम रखना होगा, ताकि उसके नाम से ही उसके बारे में जानकारी मिल जाए। अगर नाम सही नहीं होगा तो ऐसा भी हो सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों, आप बताना चाहेंगे कि वो वैज्ञानिक उस पदार्थ का क्या नाम रखे। तो ऐसे में उसका नाम साइटोप्लाज्म रखना सही था। साइटो शब्द ग्रीक शब्द काइटोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है खोखला। वैसे ही प्लाज्म शब्द ग्रीक शब्द प्लाज्मा से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है जीवित पदार्थ। तो दोस्तों, इसी बात पर एक शेर याद आ रहा है।
अर्ज किया है। इरशाद। ये कौन है? अरे अरे मतलब आगे का बोल। अच्छा। खोज वही करता है, खोज वही करता है जो खुद को खो चुका होता है। अब साइटोप्लाज्म का तो नामकरण हो गया है, तो इसके बाद क्या? फिर क्या हुआ? फिर क्या? अगले दिन अपने मोहल्ले में यानी विज्ञान ने और तरक्की की, जिससे और शक्तिशाली माइक्रोस्कोप्स बनाए गए, जिनकी मदद से सेल के अंदर मौजूद चीज़ों के अंदर भी देखना संभव हो सका। अब वैज्ञानिकों को नई नई चीज़ों का दीदार होने लगा। दीदार करने के बाद इजहार किया, यानी उन चीज़ों का नामकरण किया गया। जब वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियस के अंदर मौजूद फ्लूइड को देखा होगा तो उसका क्या नाम रखा होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, उस फ्लूइड का नाम न्यूक्लियोप्लाज्म रखा था। यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद फ्लूइड, इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वह नाम है कैरियोप्लाज्म। कैरियन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द कैरुओन से ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है नट। दोस्तों, आपको एक और मजेदार बात बताऊं? भाई मेरा भाई प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जैसे शब्द भी इसी शब्द कैरियन से निकले हैं। इनके बारे में किसी और वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, नहीं तो ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा और मज़ेदार वाक्य यूं ही जुड़ते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, न्यूक्लियस के नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियस का नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस ऑब्जेक्ट पाया जाता है जिसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल शेप्ड होता है। इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करना। मोटे तौर पर आखिरी कंपोनेंट है क्रोमेटिन। यही जीवन की डोर होती है। इसी के अंदर जीवन के लिए सबसे जरूरी पदार्थ पाया जाता है। ये धागे डीएनए मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मिक्स वेजिटेबल की ये वाली रेसिपी? आप कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस चैनल पर पब्लिश होने वाली नई नई वीडियोज़ मिलती रहे, उन्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।